क्या आपको पता है कि न्यू सिलेबस आरटीपी में इंस्टीट्यूट हर बार न्यू सिलेबस के आरटीपी में हर बार कुछ ऐसी चीजें डालता है जो उसने ना उसके मॉड्यूल में डाली है ना उसके कोई पास्ट पेपर में आई है, एंड इट इज एब्सोल्युटली न्यू। जैसे आज ये वाले सेशन में मैं जो कराने वाला हूं वो आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में या कहीं भी नहीं मिलेगी, बट यस इट इज अ पार्ट एंड पार्सल एंड इट इज इंपॉर्टेंट। बट इंस्टीट्यूट ने अब तक क्यों नहीं डाली थी? क्योंकि शायद कॉस्टिंग का जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है वही पूरी तरह से इंस्टीट्यूट कंपाइल नहीं कर पाया है अब तक। CRM, TAKT, टक टाइम, दीज आर द टू न्यू कॉन्सेप्ट जो आज अपन पढ़ने वाले हैं थ्रू क्वेश्चन नंबर 7 थ्रू क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑल्सो वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9 एज वेल। बट ये दोनों नए कॉन्सेप्ट्स है इजी, है मैनेजेबल, बट एज अ स्टूडेंट अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो ऑब्वियसली यू वुडंट नो अबाउट इट एंड देयरफॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। मेरा एक ध्यान से सुनना फॉर इंस्टीट्यूट, एंड अगर आप इंस्टीट्यूट में किसी को जानते हो तो प्लीज उसको ये चीज पहुंचाने की कोशिश करो, स्पेशली फॉर कॉस्टिंग न्यू सिलेबस, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू मी जो इसका पेपर चेकिंग करने वाला है ना, दैट पर्सन शुड बी ट्रेन्ड स्पेसिफिकली टू चेक द पेपर ऑफ SCMP। बिकॉज देखो बाकी 7 सब्जेक्ट में जो पेपर चेकर है ना उसके पास उस चीज का रेलेवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले ओल्ड सिलेबस में FR था, अभी भी FR है, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था, अभी इंड AS हो गया है, तो प्रैक्टिकली भी इंड AS आ गया है। सो द पर्सन हु इज चेकिंग द पेपर वुड नो दैट, वुड नो द सेम थिंग। SFM ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई बहुत ज्यादा ग्रेट चेंजेस नहीं है, मार्केट से कनेक्टेड है, तो जो मार्केट में चल रहा है वैसा ही है। ऑडिट लॉ DT IDT तो ओल्ड और न्यू में ऑलमोस्ट सेम है, सो नथिंग ग्रेट टू डिस्कस देयर। बचता है खाली एक सब्जेक्ट एंड दैट इज कॉस्टिंग। ओल्ड में इसका था, न्यू में तो अभी इलेक्टिव आ गया, तो अगेन उसमें कोई बहुत ज्यादा चर्चा की नहीं है। बट कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे ओल्ड से न्यू में बहुत सारा चेंजेस हुआ है, और वो चेंजेस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में शायद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं समझ में आएगा। तो जो इंस्टीट्यूट पेपर चेक करवाती है ना जिसके पास से, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, नो डाउट अबाउट दैट, बट क्या उसको ये न्यू सिलेबस के जो चेंजेस आए हैं वो चीज का रेलेवेंट गॉड नोस। सो दैट इज वेयर इंस्टीट्यूट को एक पेपर चेकर का भी एग्जाम लेना चाहिए, स्पेशली फॉर दिस सब्जेक्ट। मैं तो बोलता हूं सबके लिए होना चाहिए, बट कॉस्टिंग न्यू सिलेबस के लिए तो होना ही चाहिए। दैट विल ब्रिंग आउट द रियल। कुछ पेपर्स मैंने चेक किए स्टूडेंट्स के जो रिवैल्यूएशन के थ्रू आए हैं, जहां पे जो पेपर चेकर है उसका नॉलेज के ऊपर मेरे को क्वेश्चन मार्क था। नॉट दैट वो सीए नहीं है, वो सीए होगा 100%, बट चेंजिंग टाइम्स के साथ कॉस्टिंग में जो बदलाव है ना, शायद इतना इजी नहीं है अडॉप्ट करना। मैं खुद न्यू सिलेबस पढ़ाने के पहले ओल्ड सिलेबस आई वाज टीचिंग फॉर मोर देन 8 to 10 years एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल पढ़ा रहा था। बट जब न्यू सिलेबस आया तो कुछ उसकी डिमांड्स और है। क्या वो पेपर चेकर को वो डिमांड के बारे में पता है? क्या वो पेपर चेकर उतनी अच्छी तरह से समझता है इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस को? आई सीरियसली डाउट इट। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है देन इंस्टीट्यूट शुड ग्रूम देम और फिर प्रॉपरली चेक कराना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स करियर इज एट स्टेक। बिकॉज कई बार होता है कि सही चीजें होती है बट स्टिल पेपर बराबर। कॉस्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, बाकी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड फॉर न्यू सिलेबस। एंड उसकी वजह से कुछ न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक पैनिकी काइंड ऑफ सिचुएशन भी हुआ है। नॉनदलेस अपना काम है करना, काम करना, कर्म किए जा, फल की चिंता मत। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, CRM तक टाइम थ्रू जस्ट इन टाइम, ये सब चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं थ्रू क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। मेरा नाम है CA संकल्प कांस्टिया एंड आपको खोलना है RTP ऑफ May 2020। सो RTP May 2020 ओपन कर लो अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, जहां भी चाहिए, एंड वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड टुडे विद क्वेश्चन नंबर 7। सो 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, बट उसके पहले प्लीज ओपन अप एंड लेट्स स्टार्ट। सो आई होप कि इंस्टीट्यूट प्रॉपर ट्रेनिंग देगा अब अपने जो पेपर चेकर्स है, स्पेशली मेरे न्यू सिलेबस कॉस्टिंग के लिए चाहिए, ये 100% चाहिए।
बिकॉज एज अ प्रोफेसर अगर मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लगा है ये पूरा सब्जेक्ट ग्रास्प करने के लिए, सो मेनी टाइम्स आई हैव स्टडीड इट एंड देन फिर बाद में वर्कआउट एंड देन कॉन्सेप्ट डेवलप करके डिलीवर करने में जो एक ईज है, डेफिनेटली वो पेपर चेकर को भी उतना टाइम देना पड़ेगा। और अगर नहीं दे रहा है तो इट इज इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इट डज दैट फॉर द स्टूडेंट्स, राइट। आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो प्लीज लेट अस इंश्योर कि ये जो थॉट प्रोसेस है इट रीचेस द कंसर्न पीपल ऑफ ICAI। नॉनदलेस, एज आई सेड, लेट्स स्टार्ट विद RTP May 2020। लेट्स स्टार्ट इट। आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नया है जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल या कहीं पे भी आज तक नहीं था, बट इट्स सिंपल, इट्स मैनेजेबल, वी विल गेट इट डन एंड डस्टेड। लेट्स स्टार्ट। So here is question number 7, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। अगर आप लोगों को पता हो तो चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट शायद आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे भी पढ़ चुके हैं, IPCCCA इंटर में। जी हाँ, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपने को पता है, बट उसी से एक स्टेप अहेड जाएंगे और उसी का एक पार्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसका एक थियोरेटिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है जो ऑब्वियसली अपने को आंसर करने के लिए उसके बारे में सब आइडिया होना चाहिए। तो क्या है वो एग्जैक्टली, वी विल कम टू नो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्वेश्चन उसको समझ लेते हैं, एंड देन वी विल गो टू द सॉल्विंग पार्ट। चलिए आइए। इट्स अ प्रैक्टिकल कम थ्योरी क्वेश्चन, FA टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए गारंटीड आएगा ही आएगा, गारंटीड। दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन होगा? प्रैक्टिकल और थियोरी, और थियोरी को भी अच्छा खासा वेटेज होगा। अगर मैं बोलता हूं यहां पे 2 पार्ट है, समझो इंस्टीट्यूट ने ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ना, तो 4 मार्क इंस्टीट्यूट ये प्रैक्टिकल का रखेगा और 6 मार्क, जी हाँ 6 मार्क इट विल कीप फॉर दिस थियोरेटिकल क्वेश्चन जो ये चैप्टर का ये जो क्वेश्चन का दिख रहा है आपको, बिकॉज उतना उसका रेलेवेंस है। समझ रहे हो तुम लोग? सो दैट इज वेयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अपन लोग ये थ्योरी को न्यू सिलेबस में स्पेशली इग्नोर ना करें और कैसे उसको सिंक करना है प्रैक्टिकल के साथ वो आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल चले गया न्यू सिलेबस में, प्रैक्टिकल भी है, थियोरी भी है। प्रैक्टिकल को थियोरी के साथ लिंक करके आगे बढ़ाओ एंड दैट इज वेयर यू विल बिकम अ चैंपियन ऑफ दिस सब्जेक्ट, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो कैसे उसको करना है इज व्हाट आई विल tell you now। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। JSM is located in the center of city X and popular for wide range of stationery products at competitive rate. Box files and Cobra files are among the major products of JSM। So JSM है एक सिटी X के सेंटर में लोकेटेड है एंड इट इज नोन फॉर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। तो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के लिए JSM जवाहर स्टेशनरी मार्ट काफी फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। JSM clients majorly include medium and large corporate offices apart from reasonable base of retail clients। So ये क्या है? Customer profitability analysis। So it's a combination of chapter number 10 एंड चैप्टर नंबर 2। अगर आपको पता हो चैप्टर नंबर 10 क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, उसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, अरे याद आया। और चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पार्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इन दोनों को कंबाइन करके बनाई ये क्वेश्चन। दिस इज द पिक्युलरिटी ऑफ न्यू सिलेबस। हर एक क्वेश्चन में 2 या 3 चैप्टर का मिश्रण, एक कॉम्बिनेशन हो गई। इसलिए कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कुछ ऑप्शन में छोड़े क्या न्यू सिलेबस में? आई से देम वन टाइट स्लैप इज व्हाट आई विल गिव यू। कोई भी चीज ऑप्शन में नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलो अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो यू आर फोकसिंग ऑन नॉट गुड मार्क्स, डू व्हाटएवर यू वांट मैन। चलो, Mr. Ronit, who has done his masters in operations and marketing, क्या बात है, recently joined the family business of JSM। बहुत बढ़िया। Mr. Ronit during the first week itself, देखो
जब आप कोई भी, आपका फादर का बिजनेस हो या आपका कोई फैमिली बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस ज्वाइन करते हो, सो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि आप न्यू थॉट्स लेकर आओगे। ऐसा नहीं कि भाई जो चल रहा है उसी को चलने दो, फिर आपकी क्या जरूरत है, वो नॉर्मल बिजनेस तो चल ही रहा है। आपका वैल्यू एडिशन क्या है इस बिजनेस के लिए, दैट इज व्हाट यू हैव टू ब्रिंग ऑन द फ्लोर। हमेशा याद रखना, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाओगे ना, व्हेन यू जॉइन अ फर्म, तो जब आप कोई फर्म ज्वाइन करोगे तो पहले तो आपको सीखना है, सीखने के बाद व्हाट इज द वैल्यू एडिशन दैट यू आर ब्रिंगिंग इन द बिजनेस इज गोइंग टू बी ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। सो आप क्या वैल्यू एडिशन ला रहे हो अपने बिजनेस के लिए, क्या नया ला रहे हो, क्या नई सोच ला रहे हो, दिस इज व्हाट योर इंपॉर्टेंस इज। चलो आगे बढ़ते हैं। Mr. Ronit understands consumer behavior. Mr. Ronit during the first week itself identifies there are regular complaints from corporate clients regarding the delivery of items. So वो अब देख रहा है कि कंपनी है JSM सुपरमार्ट is going good, स्टेशनरी मार्ट, बट ऐसा तो है नहीं, बोलते ना चांद में भी दागे, तो हो सकता है कि कुछ ये कंपनी में भी ऐसी चीजें हो जिसको इंप्रूव किया जा सकता हो। सो मिस्टर रॉनित देख रहा है कि डिलीवरी ऑफ आइटम से रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स है कस्टमर्स की, एंड विच आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज ऑर्डर्ड एंड फॉर नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट। सो वो प्रोसेस मैच नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इज व्हाट मिस्टर रॉनित नीड्स टू अंडरस्टैंड। एंड दूसरा, मिस्टर रॉनित अंडरस्टैंड्स कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी क्रिटिकल इन नेचर। आज की तारीख में कंज्यूमर बिहेवियर ट्रैक करने के लिए पब्लिक कितना भी पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी है। आगे जब मैं आपको सीआरएम बताऊंगा ना, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको समझ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Mr. Ronit understands the consumer behavior is very critical in nature. If understood well and used throughout the business operation, they can be the key success factors. Hence, with the intent to establishing the integrated relations with customers, at JSM, Mr. Ronit advised his marketing team to start recording the date regarding customer in systematic manner and reporting of the same. Following is the information regarding 5 major customers. So can I say ये customer profitability analysis का question है, so उतना अपने को understanding आ गया है। Product code है J Cobra 10. So JSM जो कंपनी है वो एक प्रोडक्ट कोडिंग देता है, एंड उसमें ABCDE 5 कस्टमर्स है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया है, मार्जिन, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ डिलीवरीज एंड किलोमीटर्स पर डिलीवरी। सो ये एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है। उसका जो कॉस्ट ड्राइवर्स है वो नीचे दिया है, चलो उसको देख लेते हैं। सो कैन आई से कॉस्ट ड्राइवर्स, करेक्ट, उससे रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर का रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी इधर अपने पास है। सो बहुत ही इजीली वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। एक एक कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी इजीली मिल जाएगा। उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका एनालिसिस जो है, उसके लिए आपको मार्क्स मिलने वाला है, याद रखना। अगेन आई एम ट्रेलिंग यू, ये स्ट्रेस आउट कर रहा हूं मैं ये पॉइंट के ऊपर। आप क्या करके आओगे पता है, आप एग्जाम में ये वाला जो पार्ट है ना, ये सॉल्व करके आओगे, इतना ये सब चीज को यूज करके इसको आप सॉल्व कर लोगे, और आपको लगेगा कि देखो मेरा कॉस्टिंग का पेपर कितना अच्छा गया है। नहीं, इसका तो कोई ज्यादा मार्क्स है नहीं। आपको भी पता है ये वाला जो पार्ट है ना, वो कोई सीए इंटर सीए फाउंडेशन का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बट वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्या एनालिसिस निकल रहा है, दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। अगर वो ग्रैस्प करने का आप में ताकत है ना, और उसको प्रेजेंट कर सकते हो ना, उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा इस सब्जेक्ट में। आई होप आई एम वेरी क्लियर। और उसके बाद उससे रिजल्टिंग एनालिसिस या इंप्रूवमेंट या जो भी आप बोलो, वो जो करके आएगा ना, वो चाहिए यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको ये सब्जेक्ट के थ्रू एक एमबीए के लेवल पे सोचना सिखा रही है, जो पहले नहीं था। मैंने जब कॉस्टिंग का पेपर दिया था, इट वाज मेयरली नंबर्स 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 एंड नंबर्स। सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इंस्टीट्यूट ने कि अभी है ना, एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा कि ये कॉस्ट आया तो है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कस्टमर कौन है मेरा, कस्टमर को मैं कैसे और डेवलप करूं, कौन सा कस्टमर मेरे लिए मेजर है, नहीं है, क्या है, ऑल ऑफ दैट इज टू बी अंडरस्टूड। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट,
ये सब चीजें एक एमबीए की पार्ट की थी जो कहीं ना कहीं सीए उसमें बैकफुट पे था, बट एटलीस्ट विद दिस सब्जेक्ट अपने को इसका भी नॉलेज मिल रहा है, तो यार हर चीज में अपन एक अच्छा पोजीशन कमांड कर सकते हैं इन दी ग्लोबल मार्केट। सो दैट्स वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द नुएंसेस ऑफ एवरी क्वेश्चन और फिर उसको सॉल्व करें तो बेटर मार्क्स मिलेगा, राइट? चलो आओ देखते हैं। तो ये सब प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन एकदम सिंपल है, उसको लेके कैसे सॉल्व करना है आई विल टेल यू ऑल। जब अपन सॉल्व करेंगे यू हो जाएगा, नॉट टू वरी। सो कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द ऑर्डर इज INR 2000 पर ऑर्डर। अब अपन ए को जाके पूछेंगे, ए बेटा 2000 पर ऑर्डर लगता है, हो सकता है कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता हो, पैकिंग कॉस्ट या जो भी है, 2000 रुपीज एक ऑर्डर डिलीवर करने का लगता है। अपन ए को जाके पूछेंगे, ए तूने कितना ऑर्डर दिया? ए बोलेगा सर 10 बार मैंने ऑर्डर दिया। तो तूने 10 बार ऑर्डर दिया तो 10 बार ऑर्डर का मल्टीप्लाई बाय 2000, कैन आई से तेरे लिए मेरा जो परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 20,000 हो गया करके। Are we understanding बच्चा? Yes or no? फिर same way can I say number of deliveries? So 3 into 2000, so ये कितना हो गया? So can I say this will become 6000? Can I say यहाँ पे 2000 into 100? Oh, this becomes 2 lakh. समझ रहे? एक सेकंड, सॉरी माय बैड, गुस्सा नहीं होते यहाँ पे। सो वी विल टेक इट हियर, सो इट हैज टू गो हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल। सो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर 30 इंटू अगेन 2000 अपन लोग यहाँ पे करेंगे, सो दिस विल बिकम 60,000, दिस विल बिकम 50,000, देन इट विल बिकम 40,000 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 20,000। समझो गुडू? चलो सेकंड पे आते हैं, नंबर ऑफ डिलीवरीज and kilometers per delivery. So, cost of handling material. Okay, so cost of processing the order is 2000 per order, and cost of handling the material is 0.15 per item. So, एक आइटम को हैंडल करने के लिए कितना लग रहा है मेरा? 0.15. So can I say वो भी अगेन जितने आइटम्स है मल्टीप्लाई बाय 0.15, हो गया अपना काम। समझ गुरु? फिर बाद में क्या बोला है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 3 पर किलोमीटर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। सो इधर 3 पर किलोमीटर, 3 पर किलोमीटर, इधर 4 किलोमीटर है आई थिंक, सॉरी एक सेकंड ना, हाँ 3 पर किलोमीटर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो इधर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, पहले उन्होंने 3 पर किलोमीटर का इंफॉर्मेशन दिया है, बट यहां पे नंबर ऑफ डिलीवरीज है। सो इधर अपन लोग वी विल कनेक्ट इट हियर दैट 3 पर किलोमीटर विल बी दिस। सो 3 पर किलोमीटर इनटू किलोमीटर्स पर डिलीवरी हाउ मच? 100, तो 300 हो गया यहाँ पे, 185 इंटू 3, 50 इंटू 3, 250 इंटू 3 एंड 50 इंटू 3। समझे गुडू? इजी एज आई सेड, ये तो बच्चा फाउंडेशन का बच्चा भी कर लेगा, इसमें मैंने तो कुछ आप लोगों को वैल्यू एडिशन दिया ही नहीं है बॉस। 3 rush deliveries made to be, cost for such deliveries is how much? 800 पर डिलीवरी। कितना? 800 पर डिलीवरी। अब यहां पे एक चीज कनेक्ट करना बहुत जरूरी है कि मेरा एक बार डिलीवरी करने के लिए 100 किलोमीटर जाता है, तो 3 बार अगर मेरे को डिलीवरी करने का है, सो कैन आई से 300 किलोमीटर जाएगा, बराबर है। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना है? इट इज 3 पर किलोमीटर, सो 300 इंटू 3 पर किलोमीटर कितना रे हो गया? करेक्ट, इट विल वर्क आउट टू 900। फिर बाद में बी में रश डिलीवरीज भी है, तो इसको अपन लोग थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। सो कॉस्ट फॉर रश डिलीवरी इज ₹800 पर डिलीवरी, और उसमें क्या बोला है? 3 रश डिलीवरीज मेड टू बी, और उसको अलग से एक बाइफर्केशन करके दिखा देंगे, करेक्ट। देन देयर इज सी के लिए 6 बार नंबर ऑफ डिलीवरीज हुआ है, हर बार डिलीवर करने के लिए 50 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो 50 इंटू 6, 300 किलोमीटर टोटल सी के लिए ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। 3 रुपीज पर डिलीवरी है, सो 300 इंटू 3, 900 FA करके इसको सॉल्व करना है, एंड वी विल गेट द नेट प्रॉफिट पर कस्टमर। एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अपने को वही बोलता है कि एनालाइज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर JSM। सो
पर कस्टमर कितना प्रॉफिट हुआ है। सो फेयरली सिंपल, मैथमेटिकली यूज करना है, इसको सॉल्व करना है, वो सॉल्व करेंगे अपन इमीडिएटली, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। बट उसके बाद वाला जो पार्ट है ना पब्लिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Explain 3 fundamental aspects of CRM to facilitate building relationship with profitable customers. So CRM, customer relationship management, extremely important in today's business environment. तो उसको क्या और कैसे ट्रीट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उसके पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं एंड देन we'll move on to the second part. तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के पहले I will want वीडियो पॉज कर, मैं भी कुछ 5 सेकेंड्स आपका वेट करूंगा। आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना है, फिर मैं जैसे जैसे सॉल्व करते जाऊंगा इमीडिएटली आपको भी मेरे साथ साथ में बुक और नोटबुक साथ में, बुक और पेन साथ में रखो, सॉल्व करते जाओ, हो जाएगा मेरे साथ ही, ये वीडियो के साथ ही पूरा आपका आरटीपी कंप्लीट हो जाएगा। समझे? प्लीज डोंट बी लेथार्जिक, साथ साथ में कर लो, अदरवाइज अकेले से करने में इट विल बिकम वेरी बर्डनसम, नहीं हो पाएगा, खुद से करना होगा। तो इसके लिए वीडियो बना रहा हूं, साथ साथ में हो जाएगा। क्यों? सही है? प्लीज प्लीज रीड एंड वी विल स्टार्ट। हो गया आप लोग का? Done with the reading part. Let's start. So total we have 5 customers A, B, C, D and E. 5 कस्टमर का अपने को प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है। So let's get started. चलो, so A, B, C, D, E and then we will use the total. ठीक है? So total कितने बन जाएंगे? एक और टोटल के लिए E, D, C, B and A. So total 5 मेरे यहां पे आ गए, A, B, C, D and E and then this is total। बराबर कि नहीं? चलो, so एक एक को फटाफट अपन लोग नेम करना चालू करते हैं। So what is the first thing? अपने को यहां पे मार्जिन पर यूनिट दे दिया है। मार्जिन मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया। सो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट अलग से नहीं दिया है और उसकी जगह पे उन्होंने अपने को मार्जिन दे दिया है, विच इज इवन गुड फॉर अस। अपने को तो और कोई टेंशन ही नहीं। सो यहां पे वी विल डायरेक्टली राइट डाउन टोटल मार्जिन। करेक्ट? सो ये इधर लिख देंगे अपन लोग पार्टिकुलर्स, देन वी विल राइट योर टोटल मार्जिन। तो टोटल मार्जिन कितना हो जाएगा मेरा? बोलो बोलो, टेल 6000 यूनिट्स एट द रेट 6 पर यूनिट का मार्जिन। सो मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट सोल्ड। सो कितना है मेरा मार्जिन पर यूनिट? 6। टोटल यूनिट सोल्ड 6000। सो 6 into 6000, बोलो बोलो कितना आता है? सो इट इज 36,000। Now a lot of students ask कि सर क्या ये जो 6 into 6000 आपने लिखना है, क्या वो लिखने की हमको जरूरत है क्या? दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का होता है कि सर ये मार्जिन पर यूनिट इंटू टोटल यूनिट सोल्ड लिखने की जरूरत है क्या? जी हाँ। सो ये लिखना तो समझ लो आप कंपलसरी है, कंपलसरी। एंड 6 into 6000 खाली एक वर्किंग में लिख लेना, उसके बाद में इट इज अस्यूम्ड कि वो तुम लोग को आता है, तो बाकी सब सीधा कैलकुलेशन लिखो, परवाह नहीं। सो 8000 into 7.5 on your calculators and it gives me how much? It gives me 60,000. So इधर अपन लोग लिख लेंगे 60,000। समझ रहे हो ना तुम लोग पब्लिक? फिर बाद में 10,000 into 7 is what? It is 70,000. Then there is 7,000 into 8 which is 56,000 and finally 8,000 into 10, this works out to 80,000. So ये मेरा टोटल बैठ रहा है। So 36,000 plus 60,000 plus 70,000 plus 56,000 and plus 80,000 लास्ट में टोटल हो जाता है मेरा 3,02,000। दिस इज द टोटल मार्जिन जो मैं अर्न कर रहा हूं। एंड सामने अब मेरा क्या क्या
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट आने वाला है वो मैं माइनस करते जाऊंगा, वो मैं इधर डिडक्ट करते जाऊंगा, एंड फाइनली आई विल गेट द प्रॉफिट पर कस्टमर. सो चलो भाई, शुभ काम में देरी किस बात की, क्विकली अपन ने ऑलमोस्ट डिस्कस तो कर ही लिया था, अगर आपको याद हो तो, कि कौन सा कॉस्ट कितना होने वाला है. सिर्फ उसको अभी फॉर्मली व्हाट वी हैव टू डू इज अपने को उसको फॉर्मली लिस्ट डाउन करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और फिर मेन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एनालिसिस स्टार्ट होगा. अरे बॉस, ये वाला स्टेटमेंट तो कोई मुनीम भी बना देगा जो बीकॉम कर चुका है, वो भी बना देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बट उसके बाद का जो एनालिसिस है ना, वो हर किसी से ना हो पाए, उसके लिए एक चार्टर्ड वाला दिमाग चाहिए. चलो आइए. सो देन इज नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स. सो कैन आई से परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको अपन लोग नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट. ठीक है, मेरे पास थोड़ा जगह कम है, इसके लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. एग्जाम में थोड़ा बहुत शॉर्ट में लिखा तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेन एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट देख रहा है, ना कि आपका इंग्लिश, सो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा. अपन ने इधर देखो ऑलरेडी 20,000 लिखा है, तो ये 20,000 कैसे आया. तो कैन आई से इट इज नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द ऑर्डर. नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द ऑर्डर. सो इस इधर एक छोटा सा उस चीज का फॉर्मूला लिख लेने का कि भाई कैसे आया अपने को, सो दैट एग्जाम में गॉड फॉरबिड कभी कोई अपने से सिली मिस्टेक भी हो गया तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, बिकॉज द एग्जामिनर नोज कि कॉन्सेप्ट अपन लोग यहां पे लिख के आए हैं. समझ गुरु. सो हियर वी विल राइट डाउन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द ऑर्डर. Number of purchase orders into cost of processing. So what is the number of purchase orders? What is going to be, tell me, what are the number of purchase orders? 10 orders are there, and 2,000 per order is the cost of processing. So 10 into 2,000 works out to how much? Works out to 20,000. फर्स्ट वाले का कैलकुलेशन बता दो, सो दैट वी आर सेफ. अब एग्जामिनर को पता है कि अपने को क्या है, वो सब चीज आता है. नाउ क्विकली राइट डाउन दी कैलकुलेशन. सो एग्जाम में क्विकनेस भी हो गया, जो क्लैरिटी देना है वो भी दे दिया अपन लोग ने. वी आर सेफ ऑल द वे. समझे. सो तो स्ट्रेटेजिकली आपने को आंसर लिखना है. ध्यान रखना है कि एग्जामिनर के भी सब जो पॉइंट्स है वो क्लियर होने चाहिए. एट द सेम टाइम एवरीथिंग हैज टू बी कवर्ड एज वेल. सो देन अपन लोग ने ये सब आई थिंक वर्किंग किया हुआ है. सो 60,000, 50,000, 40,000 एंड 20,000. सो आई विल जस्ट राइट इट हियर, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी ये सब चीज पे टाइम डाल चुके हैं अपन. यू कैन ऑल्सो डू योर कैलकुलेशंस क्विकली, कोई बड़ी बात नहीं है. 60,000, 50,000, 40,000, and then finally we have 20,000 total. आप immediately I'm sure कर ही लेंगे please. So 20,000 plus 60,000 plus 50,000 plus 60,000 and this works out to 1,90,000. अभी क्लियर एवरीबॉडी. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. सो ये जो जो भी होते जाता है उसको एक टिक मार्क करते जाओ, सो दैट वी आर थ्रू. देन कम्स नंबर ऑफ डिलीवरीज वाला पॉइंट, या रादर उसके पहले है और एक पॉइंट. कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटीरियल इज 0.15 पर आइटम. सो कैन आई से मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो, बराबर है. सो इसने क्या बोला है, देखो, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल इज 0.15 पर आइटम. तो टोटल कितना आइटम्स है, 6,000 टोटल आइटम्स है. 6,000 आइटम्स अपन लोग ने सेल किया है. पर आइटम को हैंडल करने का कॉस्ट कितना है, 0.15. सो कैन आई से इधर अपन लोग लिख लेंगे उसको मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट. Can I say it will become material handling cost? So what is your material handling cost? Let me see. Your material handling cost is number of units sold, number of units sold multiplied by material handling cost per unit. Material handling cost per unit. All right. Okay. So what is the material handling cost? It is going to be 6,000
into what is the cost of material handling? So it is 0.15. So 6,000 into 0.15 works out to 900. Are we clear, everybody? All right, so we will write here 900. Then let's see for others quickly. So 6,000 into 0.15 हो गया. Now next is 8,000 into 0.15 works out to 1,200. ए समझे ना भाई, देख लो ये तो सिंपल है यार, और अपन तो डिस्कस भी कर चुके हैं. सो आई एम श्योर दिस शुड गो रियली रियली फास्ट इवन व्हेन यू आर सॉल्विंग इन योर एग्जामिनेशन. सो एकदम फटाफट hands on the calculator and quick calculation होना चाहिए. 7,000 8,000. So 7,000 into 0.15, it is 1050, and 8,000 into 0.15 is 1,200. So total कितना हो जाता है मेरा? 900 plus 1,200 plus 1,500 plus 1050 and plus 1,200 works out to 5,850. Bingo. All right, chalo, let's move on quickly. Next क्या है मेरा? Delivery cost, correct? So next is delivery cost. एंड अगर आप लोग ने क्वेश्चन को बराबर से देखा होगा तो एक रस्ट डिलीवरी कॉस्ट भी है. सो एक है डिलीवरी कॉस्ट और दूसरा रस्ट डिलीवरी कॉस्ट. एक एक करके उसको टैकल करते हैं. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द डिलीवरी कॉस्ट? सो नंबर ऑफ डिलीवरीज इनटू किलोमीटर्स पर डिलीवरी इनटू कॉस्ट पर किलोमीटर. समझ गुरु? सो कॉस्ट पर किलोमीटर इज हाउ मच? इट इज 3 per kilometer. So we will say that number of deliveries, we will say number of deliveries into how, what is the total kilometers per delivery? So kilometers per delivery into क्या करेंगे अपन? कॉस्ट पर किलोमीटर. सो देखो इससे क्या होगा? नंबर ऑफ डिलीवरी इनटू किलोमीटर पर डिलीवरी से क्या आएगा? टोटल कितना किलोमीटर्स ट्रांसपोर्ट हुआ है वो पता चल जाएगा. तो भाई ए में अगर मैं ए की बात करता हूं तो टोटल 3 डिलीवरीज है. पर डिलीवरी 100 किलोमीटर जाना पड़ता है तो 300 हो गया. एंड हर किलोमीटर का 300 किलोमीटर हो गया. हर किलोमीटर का 3 रुपया, तो टोटल 900 हो गया. सो मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर किलोमीटर. समझगड़ो? सो डिलीवरी इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स पर डिलीवरी इंटू कॉस्ट पर किलोमीटर. सो कितना नंबर ऑफ डिलीवरी है? 3 इंटू कितना किलोमीटर? 100 इंटू कॉस्ट पर किलोमीटर 3 पर किलोमीटर का कॉस्ट है. सो टोटल कितना हो गया? 3 इंटू 100 to 3 works out to 900. ए समझेगे नहीं पब्लिक? यस. चलो क्विकली ऑन दैट नोट बाकी सब भी कैलकुलेट कर लो और लास्ट में अपन रश डिलीवरी भी देख लेंगे. सो 185 इंटू 4 दिख रहा है? 185 नंबर ऑफ 185 किलोमीटर्स पर डिलीवरी. ऐसा कितनी बार हुआ है? 4 बार. इंटू एक डिलीवरी का कितना है? into 3. So works out to कितना? 2,220. 2220. चलो next is 50 into 6 into 3 works out to 900 again. फिर क्या है? बोलो टेल 250 into 4 into 3 3,000. फिर क्या है? 50 into 5 into 3 750. I hope कोई कैलकुलेशन एरर ना हुआ हो मेरे से. चलो so works out to total 900 plus 2,220 plus 900 plus 3,000 plus 750 7770. And last is rush delivery, and rush delivery is only in one scenario and that scenario is B. So बाकी सब में आ जाएगा डैश. कितना है rush delivery का cost? Cost for rush delivery is INR rupees 800 per delivery and 3 rush deliveries. So fairly simple. We will write here 800 into 3 totaling to 2,400. Yes everyone. Chalo bhai.
ओके चलो सो कैन आई से ये अब मेरे को क्या मिल गया है, कैन आई से टोटल नेट प्रॉफिट मिल गया है, ए बोलो बोलो टेल सो ये आ गया है मेरा नेट प्रॉफिट पर कस्टमर। कितना आता है नेट प्रॉफिट पर कस्टमर देखो जरा, सो 36,000 ए का देखते हैं। अच्छा इधर इसका टोटल 2400 कर दो भाई, 2400 right there. Okay, net profit per customer quickly 36,000 minus 20,000 minus 1,800 आता है 14,200। कितना रहा है 14,200 is the net profit per customer and what is the profit margin जो अपने को मिल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना मिला है हर एक कस्टमर से देखो तो जरा, प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज तो कितना आ रहा है 14,200 डिवाइड बाय 36,000 वो आता है 39.44%। Are we clear everybody? बस ऐवी करते जाना है A B C D E एंड टोटल का एंड वी आर ट्रू विद द फर्स्ट पार्ट करके। क्या आप इतना कर पाएंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फटाफट अभी ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट डू दी क्विक कैलकुलेशंस एंड विल बी थ्रू। तो चलिए आइए सम कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट ये पार्ट अपना पूरा हो जाएगा। सो 60,000 5820 but oh it's negative, B is incurring losses, gosh, oh B loss 9.7 negative। okay chalo quickly others, 70,000 minus 50,000 minus 1,500 minus 900 17,600 positive divide by 70,000 works out to 25.14%। उसके बाद 56,000 minus 40,000 minus 1050 minus 3,000 11,950 divide by 56,000 so works out to 21.34%। and then 80,000 minus 20,000 minus 1,200 sorry minus 750 58,050 oh, E has a huge profit percentage 72.56। क्या बात है क्या बात है। सो कैन आई से हमारा स्टार यार कलाकार इज कस्टमर ई। चलो भाई टोटल देख लेते हैं एक बार अपन। सो 14,200 माइनस 5820 प्लस 17,600 प्लस 11,950 प्लस 58,050 95,980 sorry 95,980 and अगर in terms of percentage देखते हैं अपन so overall percentage is 31.78 but as such E is leading the show। so अब ये एक preliminary calculative mathematical things are done। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है, इसका एनालिसिस करना है। पब्लिक क्या करना है, इसका एनालिसिस। तो वो एनालिसिस कैसे करेंगे इज व्हाट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रेन रिक्वायर्स एंड उसका आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाला है, पहले ही मैं बता दूं। सो प्लीज कॉपी इट डाउन, 2 मिनट पॉज कर लो, लिख लो एंड फिर एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एनालिसिस तब भी समझेगा जब ये खुद से सॉल्व किया होगा, बिकॉज तो ही वो नंबर्स क्लियर होंगे एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। पहले ही बता देता हूं प्लीज, थैंक यू। Please copy it down।
चलो भाई, सो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस पार्ट. नाउ इन टर्म्स ऑफ द एनालिसिस लेट मी टेल यू कि अब अपने को देखना है कि कौन सा कस्टमर सबसे ज्यादा अपने को प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है. नो प्राइजेस फॉर गेसिंग दैट ई इज गिविंग अस द मैक्सिमम. ई इज गिविंग अस द मैक्सिमम प्रॉफिट. एट द सेम टाइम ABD जो है, आई थिंक ACD जो है, दे आर ऑल्सो गिविंग अस इनफ सफिशिएंट प्रॉफिट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ACD भी अपने को प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, बट मैक्सिमम E दे रहा है. एंड एज फार एज B इज कंसर्न इट इज रिजल्टिंग इनटू लॉसेज. क्या B का लॉस बहुत ज्यादा है, वो एक एनालाइज करना है. दूसरा, जो हाईएस्ट प्रॉफिट गिवर है विच इज कस्टमर E, उसको अपन कैसे स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे. मैं तुम लोग को एक बात बोलता हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना. से फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, कैन आई से टोटल 95,980 में से 95,980 में से 58,000 इज ऑफ कस्टमर C. मतलब प्रॉफिट जो अपने को टोटल प्रॉफिट मिल रहा है, एक एनालिसिस बताता हूं भाई. अपने को जो टोटल प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज फ्रॉम ABCD ऑल गेट टुगेदर इज 95,980. करेक्ट ना? अरे बोलो यस, ठीक है. और अगर मैं E का स्टैंडअलोन अकेले का सिंगल प्रॉफिट देखूं तो इट इज 58,050. कैलकुलेटर्स इन योर हैंड एंड क्विकली आंसर दैट व्हाट इज द परसेंटेज. सो 58,050 divide by 95,980 works out to 60.5%. So 58,050 divided by 95,980 works out to approx 60.5%. So 60.5% अगर मेरे को एक ही मेरा कस्टमर दे रहा है, then in that case उस कस्टमर की पूजा आरती होनी चाहिए, अर्चना भी. बहुत बढ़िया. So yes, this is extremely important in terms of the overall profitability जो अपने को अपना कंपनी बना के दे रहा है. सो कैन आई से E is going to be our premium customer. E के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुआ और E ने अगर अपने को छोड़ दिया, देन इन दैट केस अपना प्रॉफिट सीधा 60% से डाउन हो सकता है. सो दैट analysis tells us that E has to be given special care, special treatment and ensure कि E is being given the best quality. सबके लिए ही देना है, बट E के लिए तो मतलब बेहिसाब that has to be there. Why? Because 60.5%. आप लोग ने और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में जिसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स. वहां से मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं. एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है परीटो, अल्फ्रेडो परीटो फ्रॉम इटली. उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला था. उन्होंने क्या बोला था याद है तुमको? उन्होंने 80-20 रूल बोला था. कैन आई से ऑलमोस्ट ये 80-20 रूल यहां पे फिट हो रहा है. ओनली वन कस्टमर आउट ऑफ फाइव only one customer is giving you almost 60% profit. is giving you 60% प्रॉफिट. देखो परीटो भाई ने तो अपने को क्या बोला था कि भाई 80% होना चाहिए, बट वो कोई थंब रूल नहीं है, आगे पीछे हियर एंड देयर. बट उससे अपने को सीखने को क्या मिला? दैट in this Pareto analysis, E is the major profit giver. So 20% client, बराबर ना, 1 डिवाइड बाय 5 करो 20% आएगा, is giving you more than 60% profit. So we can use Pareto analysis here, analyze and ensure कि E को उस हिसाब से ग्रेडिंग मिले. बराबर है. अगर आपको ये कभी डायग्राम के थ्रू समझना हो Pareto analysis, I'll just show that to you so that it is more clear in your head. So if I speak of E, can I say A, B, C, D, E है. चलो मैं E को प्रायोरिटी देता हूं because it is giving me highest profit. This E is giving me, so suppose I write here customer, मैं इधर customer लिखता हूं बराबर. तो E is my customer. Okay, I write customers here बराबर है. And
कितना प्रॉफिट दे रहा है मेरे को, ये एक कस्टमर कितना प्रॉफिट दे रहा है, इट इज गिविंग मी ऑलमोस्ट 60% प्रॉफिट, करेक्ट. सो कैन आई से दिस इज द सिनेरियो एज फार एज माय परेटो एनालिसिस फॉर कस्टमर ई इज कंसर्न. ये सब लिख के बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, तब आपको मार्क्स मिलेगा. जी हां, समझी गुरु, समझ में आया तुम लोग को एनालिसिस, बराबर है. ई का सबसे प्रायोरिटी एनालिसिस करेंगे, बोलेंगे भाई यू आर द हीरो, यू आर द चैंपियन. परेटो ने भी बोल दिया है यू आर द चैंपियन. फिर आते हैं बी की तरफ. अब बी में क्या सीन था अपना, बी को थोड़ा लॉस हो रहा है, तो आइडियली लॉस होता है तो अपन उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं. बट इफ अगेन यू क्लोजली ऑब्जर्व, लॉस इज नॉट दैट बिग. It is 5820 and approximately negative 10% of the overall. If you see, so यहाँ पे ये 5820 का लॉस क्यों हो रहा है, इधर एनालाइज करो. So आपके पास ऊपर ही एक P&L स्टेटमेंट रेडी है करके, बराबर है. So यहाँ पे ये परचेज ऑर्डर्स and this rush deliveries is creating a SAPA, is creating the whole issue. अरे बोलो बोलो, टेल. सो कैन आई से ये 60,000 एंड ये 2,400, इफ यू कैन रिड्यूस दिस रश डिलीवरी, कट डाउन नहीं कर दो ना. इफ यू आर एबल टू डिलीट ऑन द रश डिलीवरी, वाई, क्यों ऐसा ये इमीडिएट बेसिस पे मंगवा रहा है बी का, या तो थोड़ा पहले से स्टॉकिंग करवा लो, या देयर कैन बी XYZ रीजन. सो सी कि यहां पे क्या इश्यू है उसका. एंड दूसरा इज नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर. सो आओ क्वेश्चन में आके देखते हैं अपन. सो यहां पे वी कैन सी दैट नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हाईएस्ट है इन केस ऑफ बी, हाईएस्ट है, इट इज 30 परचेज ऑर्डर्स. यस, नाउ इट्स अ डिफरेंट थिंग के उसका नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज्यादा है, बट सी का 10,000 यूनिट्स होके भी 25 परचेज ऑर्डर्स में काम हो रहा है. समझ रहे तुम लोग. सो प्रोबेबली देयर इज अ स्कोप कि यहां पे परचेज ऑर्डर्स में भी एक सेविंग हो सकता है. अब देखो ना, सी 10,000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहा है इन 25 परचेज ऑर्डर्स. सो बी एटलीस्ट 8,000 तो 25 परचेज ऑर्डर्स में कर सकता है. अगर एफआ भी होता है देन इन दैट केस देयर विल बी अ सेविंग ऑफ 10,000 रुपीज, और डायरेक्टली ये नेगेटिव जो प्रॉफिट आया, लॉस आया, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव प्रॉफिट करके. Are you understanding, ladies and gentlemen? Everybody is clear. So 10,000 rupees का मेरा डायरेक्ट सेविंग इधर हो सकता है इफ आई एम एबल टू रिड्यूस 5 परचेज ऑर्डर्स हियर इटसेल्फ. अप्रोक्सीमेटली 2,000 का सेविंग यहां पे हो सकता है इफ आई एम एबल टू रिड्यूस द रश डिलीवरीज. सो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बी पूरा डिसकंटिन्यू कर दो, बट मेक इंप्रूवमेंट्स इन बी सो दैट बी अपने लेवल पे आ जाए. ये भी पॉइंट प्रॉपरली लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, इसका मार्क्स मिलेगा आपको. समझ में आ गया. सो फिर मेरा सेकेंड एक्सप्लेनेशन बी का हो गया, कैट रिड्यूस परचेजिंग ऑर्डर्स, रिड्यूस द रश्ड डिलीवरीज. एक बार ये कम हो गया, देन इन दैट केस ऑल्सो ओवरऑल थिंग्स विल बी गुड फॉर अस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल ऑल्सो स्पीक फ्यू वर्ड्स अबाउट ACD, दैट ओके ओवरऑल दे आर डूइंग गुड, and how can we improve is what is to be seen. So here we will be able to check out that A है, C है, D है, ये तीनों जो मेरे प्रोडक्ट है, ये तीनों प्रोडक्ट में they are making decent returns, and overall we can improve, we can cut out on a few places. वो analysis करके we will just see how things can work up overall. So here if you see that total 3,000 rupees का delivery cost आ रहा है D में. So why is the reason? So 250 kilometers, so it's far off उसकी वजह से. So I think बाकी सब तो genuine है. Let's see if we can increase the number of units sold for A, C, D and D, then in that case उसका और भी profit बढ़ सकता है. So this is the reason we will give them. Are we clear? All 5 customers analyzed in detail, full marks. FA मिलेगा आपको फुल मार्क्स अगर आप ये ऐसे सिस्टमैटिकली लिखोगे तो. कनेक्ट ई विद परेटो एनालिसिस एंड ऑल ऑफ दैट. समझे गुरु. सो दिस वाज अबाउट माय फर्स्ट पार्ट, एनालाइज द कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर JSM, डन एंड डस्टेड. सेकेंड पार्ट पे आएंगे, तो सेकेंड पार्ट पे आने के पहले एक बार अपन इंस्टीट्यूट का भी सोल्यूशन अपने को देख लेना चाहिए एक बार. क्या बोलते हैं पब्लिक, बराबर कि नहीं? चलो तो इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन. सो फर्स्ट आई एम श्योर ये मैथमेटिकली तो वी हैव डन एवरीथिंग राइट, टू द तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन
here comes ICAI's analysis. So we can see that A, C, D are less profitable than E, and B is causing losses. So how we can improve there is what we have to see. Their Pareto analysis का थोड़ा एक आइडिया लिख दो ये लोग का. फिर अपन लोग ने जो एक ऐसा ग्राफ बनाया, सेम ग्राफ इवन दे हैव डन. So अपना भी ग्राफ, if you see, this is the same graph that we have. बराबर 80-20 system. Major portion of profit around 60% coming from customer E. So again, this is what we wrote. So we have to ensure enhance the relationship with customer E. So अपन अपने पूरे स्टाफ को बोल देंगे कस्टमर E को कुछ भी करने का, पर कस्टमर ई का ईगो हर्ट नहीं करने का, अपना बिजनेस का सर्वाइवल उसके ऊपर है. कई बार आप लोग भी आर्टिकल शिप करते होंगे तो आपके बॉस बोलते होंगे आपको कि भाई देख ये कस्टमर लिस्टेड है और मेजॉरिटी अपना रेवेन्यू इधर से आ रहा है, सो उसको कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, है कि नहीं. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. In addition, greater emphasis can be given to attract new customers that have the same attributes as most profitable customers E. So E के जैसे और भी customers मिले, so nothing like it. और वो लोग क्या बोल रहे हैं कि B के लिए क्या कर सकते हो आप. B के लिए as I said we can improve, convince the customer B to place small number of quantity orders, avoid rush deliveries is what we discuss. So all of this will be given. अपने को ये लिख के आना है बराबर से, and that will be our final answer. समझ में आ गया. सो फर्स्ट पार्ट डन. आई होप आई हैव डन जस्टिस टू द एक्सप्लेनेशन. आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को. आप लोग के दिमाग में अगर हाँ तो बाय, कम ऑन, कीप ऑन कम्युनिकेटिंग. कैसे कम्युनिकेट करोगे? थ्रू दी कमेंट्स. ऑलवेज गुड टू कीप ऑन कम्युनिकेटिंग. समझी गुरु. फर्स्ट पार्ट डन. आते हैं इमीडिएटली सेकंड पार्ट के ऊपर, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं. अब मैं जो सेकंड पार्ट बोलने वाला हूं दैट इज अगेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी. देखो अगर आप लोग ने एक चीज नोट की होगी तो अपन लोग यहाँ पे कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं. अपन लोग कस्टमर अकाउंट का प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं ना अपन लोग. तो जब भी कैप आता है कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, एक कनेक्टिंग ऑब्वियस ऑलवेज रहता है, दैट इज CRM विच इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. क्या बोला? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. देयर इज अ इम्प्लाइड थिंग कि जब भी कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस किया, साथ में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को चेक कर लो. अब ये मैं आप लोग को बोल रहा था कि इंस्टीट्यूट में कहीं एज सच इसका नामो निशानी नहीं है. नाउ व्हाट इज CRM? CRM इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अपन सबको पता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब ऑब्वियसली फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द प्लेस वेयर रॉ मटीरियल्स आर प्रोबेबली ऑर्डर्ड, से लेकर एंड तक विच इज फिनिश्ड गुड्स के ओवरऑल एंड तक. तो where does it start? रॉ मटेरियल से कस्टमर को अपन लोग अपना एंड आफ्टर सेल सर्विस दे देंगे, तब तक सब जगह तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, बराबर है. उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अब जैसे अपने को यहां पे पता चल गया है कि कस्टमर ई इज गिविंग अ मेजॉरिटी प्रॉफिट, हाउ डू यू मैनेज द रिलेशनशिप विद ई एंड हाउ डू यू एनहांस दैट कि वो और भी बेटर हो जाए. सेम इज द केस विद ACD ऑल्सो. आज की तारीख में जब इतना कॉम्पिटिटिवनेस है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, अ पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके. ठीक है. सो चलो इसके लिए मैंने एक छोटा सा थियोरी प्रिपेयर किया है. कि आप वो थियोरी देखना चाहेंगे? कि आप वो थियोरी चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मोस्टली ना इसका गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो भी आपने यहाँ पे मैंने इधर लिखा ना, ये सब पूरा का पूरा PDF ही आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा. तो इधर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए योर CRM का थ्योरी कैफे आएगा. सो लुक हियर and we will answer. So SCM, integrate the, what is SCM? सबसे पहले उसको बता दो. देखो भाई, CRM is a component, CRM is a subset of SCM. तो पहले 2 लाइन SCM के बारे में बता दो. So SCM, integrate the supplier, manufacturing, store and distribution. मैंने क्या बोला? एंड टू एंड आपको देखना पड़ेगा उसमें. टू प्रोक्योर, प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट एट राइट टाइम, राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी एंड राइट प्लेस. सो दिस एक स्मॉल इंट्रोडक्शन अपन लोग को दे देना है किसका? SCM का. और फिर बाद में यू हैव टू टेक थिंग्स टूवर्ड्स CRM विच इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट.
क्या बोला? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? मैनेज एंड कोऑर्डिनेट कस्टमर इंटरेक्शंस टू आइडेंटिफाई, अक्वायर एंड रिटेन कस्टमर। सो सी, अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि सीआरएम क्या होता है। देखो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, HUL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सब मतलब ये तो मैंने खाली एक एग्जांपल लिया, और बहुत सारी बड़ी कंपनीज है, ये सब एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेंटेन करते हैं। उसका एक MIS बनता है। MIS समझते होगे आप लोग, आई एम श्योर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, करेक्ट? सो जितने भी इनके पास कस्टमर्स है, कौन कस्टमर आ रहा है, कौन कस्टमर जा रहा है, कितना उसने अमाउंट का प्रोडक्ट लिया, उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है, उसका बर्थ डेट क्या है। अगर आप लोग नोट करते होगे, कई बार आप कहीं पे होटल में खाने पीने को जाओ, वहां पे वो आपका कस्टमर फीडबैक फॉर्म लेता है, बराबर है? कस्टमर फीडबैक फॉर्म में उसमें 4-5 चीजें होती है जहां पे आपको टिक करना होता है 1 2 3 4 5 के स्केल में। फिर वो आपको आपका एनिवर्सरी पूछता है, फिर आपको पूछता है आपकी लाइकिंग्स क्या है एंड ऑल ऑफ दैट। वो सब का एक डेटाबेस बनता है, और वो डेटाबेस से आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को एनालाइज किया जाता है, और फिर वो लोग के जो सेकंड लेवल मार्केटिंग पिचेस है वो वहां से होते हैं। हो सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप लोग से कोई रेस्टोरेंट में जाओ, आप लोग से एक फीडबैक फॉर्म भरेगा, स्पेशली इन 4 स्टार 5 स्टार होटल्स, दैट दिस थिंग्स विल हैपन। सो एक कस्टमर फॉर्म भर दिया आपने, उसमें से मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बताता हूं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ही पार्ट था, उन्होंने मेरे से सब फॉर्म भरवाया। दे आस्क्ड मी आपका मैरिज एनिवर्सरी कब है, मैंने लिख दिया एंड ऑल ऑफ दैट। जब मेरा मैरिज एनिवर्सरी आने वाला था, एक चीज अच्छा है कि ये फॉर्म भरा होता है तो एक वीक पहले से इनके SMS आने चालू हो जाते हैं, दैट सर व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर एनिवर्सरी, वी आर प्रोवाइडिंग यू 25% डिस्काउंट एज अ एनिवर्सरी स्पेशल टू यू। सो देखो, CRM से इनके पास डेटाबेस था, डेटाबेस से इनको पता चला कि मेरा एनिवर्सरी आ रहा है, एटलीस्ट मिनिमम 1 वीक टू 10 डेज पहले से इनके SMS आने चालू हो जाते हैं कि सर डिस्काउंट ऑफर है, आपने लास्ट टाइम ये किया था, अब ये करना चाहेंगे क्या, उससे रिलेटेड मेल आ जाते हैं। सो ऑल ऑफ दैट भाई, ये सब कंबाइन करके बनता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पहले डेटाबेस बनाओ, डेटाबेस को एनालाइज करो, फिर बाद में इसको कोलैबोरेट करो कि आपको फिर बाद में कैसे मार्केट करना है, वैसा। सो दिस इज वेयर 3 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ CRM वर्कआउट। एंड देखो, मेरे को 25% डिस्काउंट मिलेगा एंड इफ इट्स अ गुड प्लेस एंड कुछ अच्छा डील मिल रहा है, सो माइट एज वेल मैं बुक कर दूंगा। सो क्या हो गया, वो लोग ने जब पहली बार गया तो अक्वायर भी हो गया और कस्टमर रिटेन भी हो गया, वापस से आ गया मैं, हो सकता है मेरे थ्रू और भी लोग आए। सो दिस इज वेयर दीज थिंग्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लैरिटी आ गया क्या होता है ये सब चीजें। सो अंडरस्टैंडिंग वाइज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा तब भी उसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में पुटअप कर पाओगे, राइट? सो क्या बोलता है ये, मैनेज एंड कोऑर्डिनेट कस्टमर इंटरैक्शंस। सो मैं जो होटल में खाना खाने के लिए गया था, वहां पे वो लोग ने मेरे साथ इंटरैक्ट किया एंड वो इंटरैक्शंस के बेसिस पे आइडेंटिफाई, अक्वायर एंड रिटेन व्हाट दे हैव टू रिटेन मी एज अ कस्टमर। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। लर्न, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेट इट कम ऑटोमेटिकली यू विद द अंडरस्टैंडिंग जो मैं आप लोग को दे रहा हूं। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आइडिया आ गया। अब उसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो जब कोई रेस्टोरेंट में एंटर किया तो सब मेरा डेटा वो लोग ने लिया, ऑपरेटिव CRM, डे टू डे जो भी मेरा काम है उससे रिलेटेड वो लोग ने इधर आइडिया ले लिया। सेकंड था मेरा एनालिटिकल CRM, जब यहां पे ये लोग मेरे बिहेवियर उसको एनालाइज करते हैं। एंड लास्ट है कोलैबोरेटिव CRM। तो चलो आओ इनको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं थ्रू द नोट्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड। तो फर्स्ट इज योर ऑपरेटिव CRM। यहां पे जो ऑपरेशंस टीम है दैट हैज टू बी वेरी 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 एक्टिव। सो अगर मैंने आप लोग देखोगे यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया कार सर्विस का या डॉक्टर का या CA का। समझो आप कहीं पे कार सर्विस कराने जाते हो, फॉर एग्जांपल समझो मेरे पास कोई कार है और वो कार का सर्विस कराने जाऊंगा मैं, तो क्या होता है मालूम है, वो लोग जॉब कार्ड भर के देते हैं अपने को, तो वो लोग पूरा लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या ओवरऑल कार का कंडीशन कैसा है। फिर वो लोग अपने को पूछते हैं कि भाई कहाँ पे सर आपको इंप्रूवमेंट का जरूरत है, कार में क्या और चाहिए। मैं बताऊंगा उनको कि भाई मेरे को ये चीजें करवानी है, उनकी तरफ से कुछ आइडिया आएगा। सो एक पूरा ऑपरेशंस डे टू डे जो आइडिया है वो पूरा का पूरा उनके पास आ जाता है, समझे? सेम वे डॉक्टर के पास भी जाओगे आप तो पूछेगा ना आपको, या इनफैक्ट सीधा डॉक्टर के पास नहीं, कई बार मैंने नोट किया है कि उनका जो
उनके नीचे वाला जो लेयर है वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चालू करता है कि सर क्या हुआ है आपको. सो बिफोर यू गो टू द डॉक्टर, उसके पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री आपका ओवरऑल बॉडी का वो ले लेते हैं, वो जो सेकेंड लेयर वाले होते हैं वो. सो वो लिख लेंगे कि भाई हाँ सर ऐसा ऐसा है कि मेरे को सर्दी खांसी हुआ है, वॉट एवर इट इज, पास्ट हिस्ट्री क्या है मेरा, उस बेसिस पे थोड़ा एक एनालिसिस हो जाता है और फिर फाइनली इट इज द होल थिंग गोज टू द डॉक्टर. समझ में आ गया. सो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस यूज्ड बाय ऑपरेशनल टीम. द स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल टू डील विद कस्टमर, टू गिव एक्सेस टू कस्टमर डिटेल्स, पास्ट प्रेजेंट एक्टिविटीज. अभी क्लियर. फिर एनालिसिस करो इनका. अब अगर मैंने कार सर्विस लेके मैं गया, फिर बाद में मेरा एनालिसिस होगा ओवरऑल बेसिस पे, या फिर इसके लिए मैंने एक देखो एग्जांपल यहाँ पे फेसबुक एंड गूगल, ये है आपका एनालिटिकल सीआरएम. कभी आप है ना मेक माई ट्रिप के ऊपर जाना और मेक माई ट्रिप के ऊपर सर्च करना. समझो फॉर एग्जांपल मेरे को फ्लाई करना है एंड आई वांट टू फ्लाई टू दिल्ली. सो मैं ना सर्च करूंगा मेक माई ट्रिप पे है नहीं, शायद मेरे को 3 महीने बाद जाना है, बट अपन पहले से ही निकाल के रखते हैं सब इंफॉर्मेशन. तो मुंबई टू दिल्ली मैं मेरे इंटरनेट पे सर्च करूंगा कि भाई मुंबई टू दिल्ली मेक माई ट्रिप पे मैंने सर्च किया. वो एनालिसिस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल मार्केटिंग. अब जब भी मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा ना, मुंबई टू दिल्ली का एड दिखेगा. वो लोग ने एनालाइज कर लिया है कि ये बंदे को मुंबई टू दिल्ली जाना है, आज नहीं तो कल, तो इसको ये चीज दिखाते रहो कि देखो हमारा एड है, हम यहां से आपको भेजेंगे मुंबई टू दिल्ली एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर. सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर एनालिटिकल सीआरएम, जहां पे कस्टमर बिहेवियर को स्टडी किया जाता है ओवरऑल. ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने. बाकी फेसबुक है, फॉर एग्जांपल फेसबुक आपके पास आपका सब डेटा है. फेसबुक को पता है आप कब किधर क्या जाते हो, कौन से पेज पे, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. दोज लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर शेयर्ड. फॉर एग्जांपल समझो कोई भी कार से रिलेटेड कोई भी एड आया तो मैं एंश्योर करता हूं कि मैं उस एड को लाइक करूं. अब अगर ऐसा है तो पता चल जाता है फेसबुक को कि मेरे को कार्स का शौक है. दैट डेटा गोज टू ऑल द कार मैन्युफैक्चरर्स हु विल देन कॉल मी दैट सर हमारा एक नया कार लॉन्च हो रहा है, क्या आप इंटरेस्टेड है. समझ लो, दिस इज हाउ द एनालिसिस वर्क्स. सेम इज द केस विद गूगल. गूगल के पास तो आपने जो भी सर्च किया आज तक, हर एक चीज का हिस्ट्री है. आई होप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं समझा. एनालिटिकल सीआरएम एनालाइज द डेटा फॉर इवेल्युएशन एंड प्रिडिक्शन ऑफ कस्टमर बिहेवियर, हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक बेटर डिसीजन. समझे. फॉर एग्जाम्पल और एक देता हूं, चलो हाउ डू वी यूज इट. एवरीबडी यूजेज इट, कोई गलत बात नहीं है उसमें. सपोज मेरे पास से किसी ने कॉस्टिंग लिया फॉर एग्जाम्पल, तो बट ऑब्वियस अगर उसने मेरे पास कॉस्टिंग लिया है देन इन दैट केस उसको ग्रुप 2 करना बाकी है, मतलब ग्रुप 2 का ही इज प्रिपेयरिंग. बराबर. तो अगर कॉस्टिंग लिया है तो ग्रुप 2 में सबसे पहला सब्जेक्ट वो कॉस्टिंग लेगा, उसके बाद डीटी और आईडीटी लेगा क्योंकि उसमें अमेंडमेंट होता है. तो अगर उसने कॉस्टिंग लिया है तो मैं उसको डीटी और आईडीटी के लिए पिच कर सकता हूं. मैं बोल सकता हूं कि भाई डीटी और आईडीटी भी ले ले हमारे पास से. Are you understanding? एनालिटिकल सीआरएम. एंड लास्ट होता है कोलैबोरेटिव सीआरएम. तो एक बार अभी एनालिसिस मिल गया है अपने को, फिर बाद में कैसे उसको कोलैबोरेट करके यूज करना है फॉर द कस्टमर इज व्हाट इज टू बी सीन. सो इट कैन बी थ्रू अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया चैनल्स, ईमेल्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो इधर मैंने एक एग्जांपल लिया नेटफ्लिक्स, जो शायद आप लोगों को दिख रहा नहीं है, मैं लिख देता हूं इधर. सो हियर इट इज, say Netflix can use as a collaborative CRM. So information about customer must flow seamlessly throughout the supply chain to increase the quality of services provided to customers. So पूरे सप्लाई चेन में वो आइडिया आना चाहिए कि भाई ये कस्टमर का क्या बिहेवियर्स है एंड कैसे कोलैबोरेट करके वी कैन गिव द बेस्ट टू दिस कस्टमर. समझ गए. तो चलो आओ देख लेते हैं आईसीएआई का सोल्यूशन एज रिगार्ड्स दिस. सो ऑब्वियसली मैंने भी आईसीएआई के मटेरियल से जो आरटीपी का सोल्यूशन है उसी से बनाया. अब खाली एक बार उसको क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं यहां पे. So supply chain management is the technique to integrate the supplier, manufacturing, store, distribution efficiently so that right things procured and produced at right place, right time, right quantity, respectively. Then it enables to understand and retain customers. 3 fundamental aspects: operative CRM, analytical CRM, एंड लास्टली देयर इज कोलैबोरेटिव सीआरएम. एक बार आप लोग भी गो थ्रू कर लेना. शॉर्ट नोट्स तो मैं आप लोग को बना के दे ही चुका हूं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, ये जो मैंने आप लोग के लिए बनाया, सो दैट थिंग्स कैन बी गुड फॉर यू एज वेल.
समझ गए? चलो भाई, विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7. सो कुछ यूनिक चीजें सीखने को मिली, कैसे एनालिसिस करके उसको सॉल्व करना है इज व्हाट आई वांटेड टू शो, एंड आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा काफी हद तक. ठीक है, ये वही सब डिस्कशंस है जो अपन ने किया था. मैंने एग्जांपल्स भी आप लोग को इसमें दे दिए, वो भी आप लिख सकते हो. सो थिंग्स बिकम मच मोर easier for you. Okay, with this question number 7 done and tested, and अब चलेंगे अपन अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8. उसमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, स्पेशली कॉन्सेप्ट ऑफ टक टाइम है सिंपल, बट शायद आप लोग के लिए कुछ नया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आप लोग 2 मिनट पॉज करके देख लो, अगर आप लोगों को ये देखना है तो. आई विल कंटिन्यू विद माई सोल्यूशंस. चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. जस्ट इन टाइम के ऊपर बेस्ड है PM²W. Pearson Metal and Motor Works deals in manufacturing the copper wired electronic motor which is specifically designed. PM²W is thinking to shift from traditional system to JIT system as a part of process innovation. बहुत बढ़िया. So it is always good to shift from the age old traditional systems to the new JIT systems. CEO among other top bosses at PM²W are hopeful that implementation of JIT will not only improve the value in value chain for end customer but also improve the overall manufacturing cycle efficiency. JIT pre-implementation team was formed to evaluate the probabilities which collects the following actual and estimated data about the process. So यहाँ पे जो CEOs है, they are planning and they are hopeful that implementation of JIT से क्या होगा, will improve the value in value chain for end customer, और उससे overall manufacturing cycle efficiency भी better हो जाएगा. JIT pre-implementation team was formed why to evaluate the probabilities कि भाई कौन better है कौन नहीं. So उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ डेटा अपने को प्रेजेंट करके दिया है. लेट्स सी. Inspection, storage, moving, processing. Traditional system actual, JIT system estimated. So inspection को पहले 40 मिनट्स लगता था, देखो इधर लिखा है all data in minutes. स्टोरेज को 80 मिनट्स, मूविंग को 20 मिनट्स एंड प्रोसेसिंग को 60 मिनट्स. तो टोटल पहले कितना टाइम लगता था इन ट्रेडिशनल सिस्टम? इट वाज 200 मिनट्स. प्लीज काउंट. करेक्ट. एंड JIT सिस्टम में इट हैज रिड्यूस्ड बाय 50%, और अब जो यहां पे 200 मिनट्स था, यहां पे इट इज ओनली 100 मिनट्स. सो देखो मैं बोलता हूं कि यही सबसे बड़ा एक पॉजिटिव है कि ओवरऑल टाइम ही अपना अच्छा खासा रिड्यूस हो चुका है. We'll continue. Further, PM²W decided to practice single piece manufacturing under JIT. So single piece manufacturing, I hope आप लोगों को पता होगा, just in time में यूज होता है ये single piece manufacturing, जहां पे there is a say वो जो U shaped curve, cellular manufacturing भी आप उसको बोल सकते हो. So एक there is a केबिन, वहां पे स्मॉल 4-5 मशीन्स आर केप्ट, एंड वो एक ही जो ऑपरेटर है वो उसको पूरा मैनेज करता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, सो दैट ओवरऑल वर्क इन प्रोसेस अननेसेसरी अनवांटेड इज रिड्यूस्ड, वेस्टेज इज रिड्यूस्ड, एंड अगर कोई भी इशू हो तो ऑटोमेटिकली वो जो लेबरर है वही उसको देख के इमीडिएटली रिजॉल्व कर दे. PM²W received an order which is due to manufacture and delivered for 10 such motors. Total available time to produce what customer demands is 480 minutes. Okay. Out of which it is normal practice that 30 minutes will be spent down in shutdown and cleaning. So out of 480 minutes, 30 minutes तो बाहर निकाल दो. CEO is also considering JIT purchase apart from JIT production. Great. So explain सबसे पहले जस्ट इन टाइम, बट ऑब्वियस व्हाई इज जस्ट इन टाइम सो गुड एंड बेटर, कि क्यों आपको ट्रेडिशनल सिस्टम से जस्ट इन टाइम सिस्टम में आना चाहिए. सेकेंड, दिस इज समथिंग न्यू जो आई डोंट थिंक सो आपके बुक में कहीं पे भी है.
calculate the takt time and interpret the results. So what exactly this is basically, इसको प्यार से तुम बोल सकते हो टर्न अराउंड टाइम, बट क्या है ये एग्जैक्टली ये मैं आपको समझाऊंगा. एंड लास्टली वेदर कंपनी शुड शिफ्ट टू JIT. भाई शिफ्ट अगर आपको करना है सो देयर हैज टू बी सम रीजन, वो आपको रीजन बताना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर्स, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, वो सब बताने के बाद अपन फाइनली कंक्लूड कर पाएंगे. सो आई होप आप लोग ने भी क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बराबर रीड कर लिया होगा. नॉनदलेस मैं फिर भी आप लोग को 5-10 सेकेंड्स देता हूं, गो थ्रू द क्वेश्चन सो दैट वी कैन स्टार्ट विद इट. सबसे पहले जस्ट इन टाइम के बारे में अपने को 5 मिनट बात करनी है, एंड देन वी विल मूव ऑन फ्रॉम जस्ट इन टाइम टू द तख्त टाइम. व्हाट एग्जैक्टली है इट इज, क्या है वो. एंड थर्ड फाइनली वेदर ट्रेडिशनल सिस्टम इज बेटर और जस्ट इन टाइम सिस्टम इज बेटर एंड व्हाई. चलो प्लीज रीड इट अप. चलो भाई, तो सबसे पहला तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि जस्ट इन टाइम क्या है, क्यों है, कैसा है, अच्छा है, नहीं है. ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स अगेन इंट्रोड्यूस्ड बाय टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स जापान. सो मेजॉरिटी जो अपन लोग पढ़ रहे हैं SCMP, दैट इज रिजल्ट ऑफ जापानीज टेक्नोलॉजीज. सो जस्ट इन टाइम वहां पे उन्होंने यूज किया एंड वहां पे उन्होंने देखा कि ओवरऑल ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, जैसे कि रेंट हो गया, प्लस देयर इज जीरो वेटिंग टाइम, देर इज जीरो प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस जो इन्वेंट्री रह जाता है, देर इज जीरो अनवांटेड स्टॉक है, वो सब कुछ है ही नहीं, बिकॉज जस्ट इन टाइम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पुल मैन्युफैक्चरिंग. इसका मतलब क्या कि डिमांड के बेसिस पे अपन लोग अपना रॉ मटेरियल ऑर्डर करेंगे, जो अपने पास आएगा इमीडिएटली, बिकॉज डिमांड के बेसिस पे अपन लोग ने ऑर्डर किया है, तो इमीडिएटली वी कैन स्टार्ट विद द मैन्युफैक्चरिंग. इमीडिएटली अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रहेगा ही नहीं, बिकॉज वी विल इमीडिएटली कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड सो दैट इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, बिकॉज अपने पास तो डिमांड और कस्टमर रेडी पड़ा है. होगा क्या, उसकी वजह से अनवांटेड जो मेरा रॉ मटेरियल स्टोर करना पड़ता था वो स्टोर करने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई भी रेंटल कॉस्ट लगेगा ही नहीं, बिकॉज मेरे को स्टोरेज ही नहीं करना है. समझ गुड़ू. सेकेंड, अगर मेरे को यहां पे किसी भी प्रकार का रेंटल कॉस्ट नहीं लग रहा है, दूसरा और एक बेनिफिट है, ऑब्सोलीट होने का मेरे को कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहले बेस्ड ऑन टुडेज डिमांड, टुडेज सिस्टम मैंने ऑर्डर कलेक्ट कर लिया है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इन पॉजिटिव, बट सामने अपने को यह ध्यान में रखना है कि अपना सप्लायर के साथ टॉप लेवल का इंटीग्रेशन होना चाहिए. सप्लायर इज नेक्स्ट टू आवर गॉड इन जस्ट इन टाइम सिस्टम. बहुत अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए अपना जो सप्लायर है, जो वेंडर है उसके साथ, बिकॉज वी विल ऑर्डर आवर रॉ मटीरियल्स टू द सप्लायर बेस्ड ऑन डिमांड. तो जैसे ही मेरे पास डिमांड आएगा, इट कैन बी एट एनी टाइम, इट विल बी ऑफ एनी क्वांटिटी, मैं इमीडिएटली मेरे MIS के थ्रू इन्फॉर्म करूंगा मेरे सप्लायर को, सप्लायर विल गेट नोटिफिकेशन एंड वो इमीडिएटली इंश्योर करना चाहिए दैट द गुड्स आर डिलीवर्ड टू मी ऑन माय प्रोडक्शन फ्लोर, एंड मैं इमीडिएटली मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट करके इंश्योर करूं कि कस्टमर को राइट टाइम पे जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाए. सो दैट इज वेयर जस्ट इन टाइम इज अ फैंटास्टिक प्रोसेस. अगेन इसके लिए भी मैंने आप लोग के लिए एक छोटा सा नोट्स बनाया, आप अप्रिशिएट कीजिएगा इसको जरूर. सो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू. क्या बोलता है पब्लिक, है कि नहीं? सो व्हाट एग्जैक्टली इज JIT, आइए देखते हैं. स्ट्रीमलाइन कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस एक्टिविटी सो दैट वेस्टेज, कैसा भी वेस्टेज हो, वो टाइम रिलेटेड, मटेरियल रिलेटेड, लेबर रिलेटेड, इज ड्रिवन आउट विद सिंगल पीस फ्लो. बार नो टेंशन ऑफ वेस्टेज एट ऑल, चाहिए ही नहीं. मैंने बोला ना, आप लोगों को समझाया भी मैंने कि मेरे पास रॉ मटेरियल जैसे ही आएगा यूज कर लूंगा मैं इमीडिएटली, और इमीडिएट फिनिश गुड बना के सेल इट टू द डिजायर्ड कस्टमर. इंटीग्रेट विद वेंडर सिस्टम फॉर डिमांड बेस्ड कंजम्पशन एंड एंश्योर जीरो स्टॉक आउट. मैंने बोला ना, यर
जस्ट इन टाइम में सप्लायर के ऊपर अपन बहुत डिपेंडेंट है, और स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन उसे ऑर्डर करें और उसके पास स्टॉक नहीं है वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का, फिर अपन भी आउटपुट नहीं बना पाएंगे एंड इट विल बी अ रेपुटेशनल डैमेज। तो वैसा नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से उस लेवल का अपने पास सप्लायर होना चाहिए। सो अगर मैं आपको टोयोटा की बात करूं तो टोयोटा का सप्लायर था निप्पॉन। सो निप्पॉन हैड टू एंश्योर कि उसके यहाँ पे भी सिक्स सिग्मा एंड जो ये TQM वो सब प्रोसेसेस जो भी चीज टोयोटा में वो सेम चीज उसने एंश्योर किया कि निप्पॉन में भी होनी चाहिए। बिकॉज देखो निप्पॉन के पास से इनपुट आने वाला है, सप्लायर इनपुट देता है, अब अगर इनपुट में प्रॉब्लम हो तो आउटपुट में भी प्रॉब्लम होगा। सो उनका जो टोयोटा के इंजीनियर्स है वो निप्पॉन के फैक्ट्रीज में गए और वहां पे भी उन्होंने देखा कि भाई ये सब अच्छे लेवल का काम हो सकता है, क्या ये मैनेज कर पाएंगे अपना इतना रिक्वायरमेंट्स। आफ्टर ग्रीन सिग्नल वॉज गिवन देन टोयोटा मेड देम देयर सप्लायर। और टोयोटा जैसा अगर अपने को कोई क्लाइंट मिल जाए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सप्लायर देन नथिंग लाइक इट। सो वैसा है। लीस्ट स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज का तो टेंशन ही नहीं है अपने को। मल्टीटास्किंग बाय एम्प्लॉइज, देखो वन पीस फ्लो है। तो अगर आप लोग को वन पीस फ्लो का सिस्टम याद हो, नहीं हो तो मैं आप लोग को याद दिला देता हूं। तो वन पीस फ्लो में एक जस्ट एक यू सिस्टम काइंड ऑफ रहता है। देर आर वेरियस मशीन्स हियर एंड ये मशीन को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक मुलाजिम होता है एंड ये बंदा विल एंश्योर दैट all of the processes is being taken care of at every level. So ये पहले इधर प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 इंडिविजुअल लेवल पे देखेगा। कोई भी वर्क इन प्रोसेस होने ही नहीं देगा बिकॉज ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल एंड ही विल बी एबल टू मल्टीटास्क अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके लिए भी उनको उतना अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए सो दैट इज पॉसिबल। एलिमिनेट वेस्ट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय डिफॉल्ट इज ऑलवेज द थीम ऑफ एवरी कंपनी। सो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जस्ट इन टाइम के जो एक कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे एंड यू हैव टू राइट इट इन योर एग्जाम। अगेन आप लोग ये कॉपी मत करो, इसका आप लोग को कॉपी चाहिए तो मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका जो ये PDF है उसका लिंक शेयर कर दूंगा। यू कैन ऑलवेज यूज इट राइट वे। ओके लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट पार्ट जो बोला था बॉस जस्ट इन टाइम को एक्सप्लेन करो, वो हमने बखूबी एक्सप्लेन कर दिया। आप कुछ और इसमें फीचर्स एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐड कर सकते हो, मैंने तो खाली एक जिस्ट आप लोग को बता दिया है। देन कम्स योर सेकेंड एस्पेक्ट विच इज योर तख्त टाइम। तख्त टाइम का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज बेसिकली योर टर्न अराउंड टाइम। तख्त टाइम क्या है आपका? बेसिकली इट इज योर टर्न अराउंड टाइम। अब यहां पे वो क्या कैसे इंप्लाय होगा? टर्न अराउंड आपको कितने टाइम में करके देना है। देखो आपके कस्टमर से आपका ऑर्डर आ गया है, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देता है ना ही बिकम्स इम्पेशेंट कि अरे यार अब मेरे को कब मेरा ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। ऑब्वियसली आपने उसको एक टाइमलाइन दिया होता है, सो वो टाइमलाइन पे आपको आपका काम स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको अगर आपने देखा होगा तो बोला है कि टोटल टाइम अवेलेबल या टोटल टाइम जो है यहां पे इज 480 मिनट्स। टोटल टाइम प्रोडक्शन टाइम टू प्रोड्यूस व्हाट कस्टमर डिमांड्स इज 480 मिनट्स। अपने पास 480 मिनट्स है टोटल, उसमें से 30 मिनट्स वो लोग ने क्लियरली बोला है विल गो इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक शट डाउन एंड क्लीनिंग। सो उसको तो मैं बाहर निकाल दूंगा। सो कैन आई से मेरे पास टोटल टाइम अवेलेबल कितना है? करेक्ट, टोटल टाइम अवेलेबल विद मी इज 450 मिनट्स। एंड अगर मेरे पास 450 मिनट्स है यहां पे, उसमें मुझे कितने यूनिट्स बनाने हैं? सो अगेन इफ यू ऑब्जर्व वी हैव टू मेक 10 such motors. So we will say in 450 minutes 10 motors जो यहाँ पे यूनिट्स है is what is to be made. So 45 minutes per product में पर प्रोडक्ट इज व्हाट वी कैन गिव। इतने टाइम में प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, समझो मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, तो मैं मशीन फ्लोर पे जाऊंगा। मशीन फ्लोर पे अपने जितने भी एम्प्लॉइज होंगे उनको बोलूंगा सावधान, बेखबर और एवरीबॉडी पे अटेंशन। उनको मैं जाके बोलूंगा कि आपके पास टोटल 450 मिनट्स है नेट, उसमें आपको 10 यूनिट्स बनाने हैं।
सो कैन आई से 45 मिनट्स आपके पास एक यूनिट बनाने के लिए, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज माई टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अगर उसको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला मेरे को लिखना है तो मैं क्या वो बोलूंगा, आई विल से टोटल ग्रॉस टाइम लेस अनप्रोडक्टिव टाइम। क्या बोला? लेस अनप्रोडक्टिव टाइम। तो टोटल ग्रॉस टाइम माइनस अनप्रोडक्टिव टाइम क्या हो गया? कहना इसे ये मेरा टोटल नेट टाइम अवेलेबल, टोटल नेट टाइम अवेलेबल डिवाइड बाय टोटल नेट टाइम अवेलेबल डिवाइड बाय कितना क्वांटिटीज प्रोड्यूस करना है। सो देयर वी विल से डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। दिस इज द फॉर्मूला, बट अपन लोग ने तो उसको लॉजिकली समझ लिया। सो ये है मेरा टाइम, टाइम अवेलेबल for the production divided by the number of units to be produced will give me my tuck time turnaround। मेरे को हर यूनिट को, हर प्रोडक्ट को कितने टाइम में टर्न अराउंड करके देना है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड टू इंस्पेक्शन टू एवरीथिंग इन 45 मिनट्स। समझो क्या होता है टक टाइम। Okay, so second part of the question, calculate the tuck time and interpret the results। so वो भी हो चुका है। So interpretation of result is very clear. 45 minutes per product is what you can take. Third part पे आते हैं quickly on that note. What is the third part? Third part पूछता है advice whether company should shift to JIT। अरे definitely you should। देखो अभी अगर आप ट्रेडिशनल आपका देखते हो, चलो एनालिसिस करते हैं ट्रेडिशनल में एंड जस्ट इन टाइम में, जिट में। सो ट्रेडिशनल में टोटल आपको 200 मिनट्स लग रहा है एंड जस्ट इन टाइम में 100 मिनट्स लग रहा है। सो आई थिंक सबसे पहला बात तो यही है कि देयर इज अ बिग सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ टाइम। दूसरा, अगर आप देखते हो, देखो कभी भी याद रखना जस्ट इन टाइम और फॉर दैट मैटर एवरी सिस्टम शुड फोकस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। वो क्या होता है कि भाई कितना आपने ओवरऑल जो टाइम लिया है उसमें से वैल्यू एडेड एक्टिविटीज के ऊपर आपका कितना टाइम गया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका वैल्यू एडेड के ऊपर कितना टाइम गया, नॉन वैल्यू एडेड के ऊपर कितना टाइम गया है। लेट्स फाइंड द परसेंटेज। सो ट्रेडिशनल के लिए अगर मैं जाके देखता हूं, सो इंस्पेक्शन, स्टोरेज, मूविंग, प्रोसेसिंग। क्या प्रोसेसिंग वैल्यू एडेड है या नॉन वैल्यू एडेड? इट इज वैल्यू एडेड, नो प्रॉब्लम। मूविंग में कोई वैल्यू एडिशन तो नहीं हो रहा है, इट इज इनफैक्ट अ टाइम वेस्ट, सो इट इज अ नॉन वैल्यू एडेड। स्टोरेज भी कोई वैल्यू एड नहीं कर रहा है। बट इंस्पेक्शन, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। सब स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इंस्पेक्शन तो अच्छा है ना, वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, क्योंकि इंस्पेक्शन अगर होगा देन इन दैट केस अपने को पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं जो प्रोडक्ट बना है उसमें, और वापस अपन लोग वापस से सही तरीके से बना सकते हैं। सो सबको लगता है कि इंस्पेक्शन एक वैल्यू एडेड है। द आंसर इज दैट इट इज नॉन वैल्यू एडेड। अपना इंडियंस के थिंकिंग के हिसाब से ये वैल्यू एडेड है, बट जापानीज पीपल के हिसाब से दिस इज अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, बिकॉज जापानीज से कि आपको इंस्पेक्शन करने की जरूरत क्यों लग रही है, आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए दैट आपको इंस्पेक्शन करने की जरूरत ना हो। उनका थॉट प्रोसेस देखा आपने? उनको लगता है कि इंस्पेक्शन कर रहा है मतलब उसको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तब भी ये इंस्पेक्शन करवा रहा है। इंस्पेक्शन क्यों कर रहा है भाई? इंस्पेक्शन होना ही नहीं चाहिए। यू शुड बी सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट कि इंस्पेक्शन ही मत करवाओ, और अगर इंस्पेक्शन ही नहीं करवाएगा तो उतना टाइम भी बचेगा। बट सर इंस्पेक्शन नहीं करवा और कुछ गड़बड़ निकला तो क्यों निकलेगा? जब तेरा जो सप्लायर है उसके उधर भी TQM है, सिक्स सिग्मा है, उसके उधर भी JIT और वो सब है, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी तेरे सब सिस्टम्स और सब प्रोसेसेस सेट है। यू हैव टू गो एंश्योर कि कोई भी तरह का इंस्पेक्शन का भी जरूरत ना पड़े। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर गोइंग टू सेव। दिस इज वेयर उन्होंने बोला इंस्पेक्शन भी एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, जरूरत ही नहीं है अपने को इंस्पेक्शन का, इतना अच्छा प्रोडक्ट अपन बनाएंगे करके। समझगड़ो? So inspection is also a non-value added activity. So if I total up, then 140 minutes is non-value added, 60 minutes is value added. So can I say
कितना परसेंटेज मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, देखो क्या है इसका इधर, सो इट इज 60 डिवाइड बाय 200 विच वर्क्स आउट टू हाउ मच, इट वर्क्स आउट टू 30% एफिशिएंसी। और यही अगर मैं जस्ट इन टाइम की बात करूं तो यहां पे ये नॉन वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड और ये वैल्यू एडेड, सो 60 minutes of non-value added and 40 minutes of value added activity, so 40%, बहुत easy है यहाँ पे तो ये कैलकुलेट करना, 40%, so can I say increase हुआ है मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी by converting from the traditional system to the just-in-time system, and therefore we will say that yes, the company should move with the just-in-time. Hey, समझेगा नहीं everybody? Yes, clear? So ये होता है मेरा third part of this question, जहां पे अपन ने बोला that yes, company should shift to just-in-time. तो चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। लेट्स सी, ओके, सबसे पहले उन्होंने जस्ट इन टाइम के बारे में बात की। यू कैन जस्ट रीड थ्रू दिस, आई एम श्योर आप लोग को काफी सब इसमें से पता ही होगा, प्लस मेरा जो शॉर्ट नोट्स है इसी के बेसिस पे मैंने बनाया वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही रहा हूं, सो फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तक टाइम, अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम डिवाइड बाय क्वालिटी नहीं क्वांटिटी आ जाएगा यहाँ पे, प्लीज मेक दिस चेंज। 450 मिनट्स है अपने पास नेट, ये नेट 450 मिनट्स मतलब 45 मिनट्स इज द टाइम रिक्वायर्ड। अभी क्लियर एवरीबॉडी? इंटरप्रिटेशन लिख दिया। एडवाइस ऑन शिफ्टिंग, इसके लिए देखो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आपको देखना है। हियर यू डिवाइड योर फुल फंक्शन इनटू वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। वैल्यू एडेड मतलब जिससे देखो कोई भी एक वैल्यू चेन होता है ना, आपको कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यू चेन एनालिसिस करना पड़ता है एज पर माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर क्या बोलता है? वैल्यू चेन एनालिसिस करो, मतलब फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स टू आफ्टर सेल्स टू सपोर्ट, हर एक लेवल पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो सब आपको चेक करना है और देखना है कि इससे कस्टमर को कोई फायदा होगा क्या, इससे कस्टमर को कोई बेनिफिट हो रहा है। अगर कस्टमर को कोई फायदा नहीं हो रहा है इससे, इट इज अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, डिटेक्ट एंड रिमूव, एलिमिनेट। सो वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखनी है जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी के लिए यूजफुल है। सो वी विल से ब्रेक डाउन इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज सच एज वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड को बाय बाय। Are we clear? चलो, processing time is considered as value added time, whereas time spent on all of this is your non value added time. So ये अपन लोग ने पूरा कैलकुलेट कर लिया, परसेंटेज वाइज 30% 40% अपना हो गया। So we will say there is a significant improvement and therefore it is advantageous to shift to the just in time system. I hope we are absolutely clear with this question as well, and full marks इसमें ला सकते हैं अपन। So, ये सब अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के लिए मिनिमम आने ही आने हैं, एंड यू कैन एक्चुअली स्कोर गुड, बट उसके लिए आपको आपका राइटिंग प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग ग्रास्प जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इफ दैट इज गुड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डन। प्लीज यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस एंड फिर करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है थियोरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच stops us from doing a particular activity। मैं आपको एक मेरा तकिया कलाम एग्जांपल देता हूं और उससे आपको समझ जाएगा कि कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, बॉटलनेक बेसिकली क्या होता है, एंड इजीली ये सम हो जाएगा। विद इन 5 मिनट्स इज व्हाट वी विल बी एबल टू क्रैक इट। तो आइए समझिए मेरे सिंपल तकिया कलाम एग्जांपल को। समझो मेरे को एक पेन बनाने का है। क्या बनाने का है? मेरे को एक पेन बनाने का है। अब ये पेन बनाने के लिए मेरे को 3 प्रोसेसेस चाहिए बेसिकली। सो एक मेरे को ये पेन का निब बनाना है, निब। दूसरा मेरे को ये पेन का बॉडी बनाना है, और तीसरा मेरे को ये पेन का ये ढक्कन, क्या दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे अपन? टॉपेन। ये पेन का एक
टॉप बनाने का है, ठीक है। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच आई रिक्वायर, और अगर ये 3 को मैं कंबाइन कर देता हूं देन इन दैट केस मेरा पेन बन जाएगा। अब मेरा निब का प्रोडक्शन कैपेसिटी है से 500 यूनिट्स का, मेरा बॉडी बनाने का प्रोडक्शन कैपेसिटी है 650 यूनिट्स का, बट मैं टॉप, या इसको मैं इंक लिख देता हूं, ठीक है ना, इंक लिखते हैं अपन लोग इसको, पर मेरा इंक का जो कैपेसिटी है वो इंक मैं कितना बना सकता हूं, आई कैन मेक ओनली फॉर 300 यूनिट्स इन अ डे, ऐसा करते हैं इन अ डे, तो एक दिन का ये मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब मेरे को बताओ, लुकिंग एट दिस, मेरे को कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। देखो निब वाला बोलेगा भाई मैं 500 निब्स बना दूंगा, बहुत अच्छा। मेरा बॉडी बोलेगा मैं 650 बॉडी बना दूंगा, बट अगर मेरे पास इंक 300 पेन्स के लिए ही है देन इन दैट केस क्या मैं मेरे वो इंक के बिना क्या मैं खाली निब और बॉडी को ज्वाइन करके पेन सेल कर सकता हूं क्या? नो। सो कैन आई से मेरे को इंक चाहिए ही चाहिए। सो अगर निब 500 निब्स बना भी देगा तो मेरा इंक तो खाली 300 उसमें ही बन पाएगा। सेम वे बॉडी में 650 यूनिट्स बना भी दूंगा बट मेरा यूज तो खाली 300 जितना बॉडी यूज हो पाएगा। भाई असेंबल करने के लिए तो तीनों मेरे को यूज करना पड़ेगा ना, असेंबल करने के लिए, पेन बनाने के लिए। तो यहां पे मैं 500 निब्स बना दूं बट असेंबल करते वक्त बॉडी भी 500 है मेरे पास बट इंक का मेरे पास क्वांटिटी खाली 300 पेन जितना है। तो कस्टमर को तो फुल फिनिश प्रोडक्ट चाहिए तो वो तो खाली 300 यूनिट्स जितना ही परचेज कर पाएगा अपन सेल कर पाएंगे। सो in such situation can I say ink becomes my constraint, या इसको अपन बोलेंगे ink becomes my bottleneck, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। अगर मैं अब ये इंक का प्रोडक्शन 300 से 500 यूनिट कर सकता हूं तो मैं ओवरऑल प्रोडक्शन मेरा कितना हो जाएगा, 500 पेन्स का हो जाएगा, जो अभी खाली 300 पेन्स का है। क्यों? बिकॉज ऑफ वन bottleneck which in this case is my ink। समझू? सिंपल, एकदम बेसिक सा एग्जांपल लिया है मैंने, और मेरे पास बतेरे एग्जांपल है बट फिलहाल अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए दिस मच ऑफ नॉलेज विल बी सफिशिएंट। समझ में आ गया? सो अब मेरे लिए बॉटलनेक मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगर मेरे को मेरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंप्रूव करना है, मेरे को मशीन्स और इंक्रीज करना है, तो मैं निब या बॉडी का मशीन इंक्रीज नहीं करूंगा। ये आइडेंटिफाई करने का रीजन ये था मेरा कि मेरे को पता तो चले कि मैं किसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करूं करके। समझे गुरु? सो अब इसी छोटे से बेसिक आइडिया के साथ अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। आइए ladies and gentlemen, ZPS Plus Security manufactures surveillance camera equipment that are sold to various office establishments। बहुत बढ़िया। The firm also installs the equipment at the client's place to ensure that it works properly। Each camera is sold for rupees 2,500। Direct material cost rupees 1,000 for each camera is the only variable cost. All other costs are fixed. Below is the information for manufacturing and installation of this equipment. Annual capacity, manufacture और installation and actual yearly production and installation वो लोग ने दिया है अपने को। Required, सो देखो अभी ये लोग ने क्या बोला है भाई, कैमरा का ये लोग का है, और दो चीज होता है इनके कैमरा के पूरे फंक्शन में। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक होता है इंस्टॉलेशन। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक होता है इंस्टॉलेशन। कंटिन्यूइंग, ये लोग बोल रहे हैं कि इनका सेलिंग प्राइस कितना है 2,500 एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1,000। सो 2,500 सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 1,000 है। सो कैन आई से कंट्रीब्यूशन
पर कैमरा इज इक्वल टू रुपीज 1500 हो जाएगा. कंट्रीब्यूशन पर कैमरा कितना हो जाएगा करके, इट विल बिकम 1500. ठीक है. सो कैन आई से ये अपने को आइडिया आ गया इस चीज का इतना. एनी क्वेश्चंस? मैं पढ़ लो एक बार. समथिंग स्टक. चलो ओके कंटिन्यूइंग. ऑल अदर कॉस्ट आर फिक्स. ठीक है, तो कोई काम का नहीं है. बिलो इज द इंफॉर्मेशन. एनुअल कैपेसिटी मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉलेशन का वो लोग ने दिया है. सो एक इधर है 750 और ये है 500. कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चंस बिलो आर सेपरेट सिनेरियोस and are not related to each other. Okay, so independently तीनों को अपने को ट्रीट करना है. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द bottleneck in the operation. ये देखो मेरे पास एक यहां पे बॉटल है, bottleneck. So देखो यहां से पानी जब आता है तो देयर इज सो मच स्कोप, बट जब इधर bottleneck बन जाता है सो इट reduces. सेम वे इज विद द प्रोडक्शन, सेम वे इज द ट्रैफिक. ट्रैफिक में कई बार देयर आर बिग रोड्स, बट ट्रैफिक क्यों हो जाता है? बिग रोड्स पे तो बहुत सारी गाड़ियां होती है, बट आगे बॉटलनेक बन जाता है, सो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. सो उतना ही ट्रैफिक आगे जा पाता है, उतनी कार्स आगे जा पाती है. चलो, सो आइडेंटिफाई द बॉटलनेक इन द ऑपरेशन cycle that ZPS should focus on improving. Give reasons for your answer. So किस चीज के ऊपर अपने को improve करना है is to be seen. Let's see. So देखो मेरा मैन्युफैक्चरिंग मतलब bottleneck क्या है? मैन्युफैक्चरिंग मेरा 750 का है और इंस्टॉलेशन देखो भाई मेरा जो कैमरा है मैन्युफैक्चर तो कर लूंगा मैं 750, बट उसको इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा क्लाइंट के प्लेस पे जाके. इंस्टॉलेशन मैं 750 नहीं कर पा रहा हूं, वो तो मैं खाली 500 ही कर पा रहा हूं. तो कहना है इससे मेरा वो निब वाला एग्जांपल अगर मैं देखूं इंक वाला, सो दिस बिकम्स माय bottleneck. So can I say installation basically is my bottleneck. क्या वो बोला? installation is my bottleneck. समझो. सो इधर अपन लोग लिख लेंगे दैट मैन्युफैक्चरिंग 750 हुआ बट इंस्टॉलेशन 500 ही कर सकते हैं अपन. सो 500 यूनिट्स का ही मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे ना फिर तो, भले ही अपने पास कितना भी स्कोप हो वैसा. सो आइडेंटिफाई द bottleneck that ZPS should focus on improving. Give reasons for your answer. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? एन इंप्रूवमेंट इन द इंस्टॉलेशन टेक्निक कुड इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस टू 550 कैमरा यूनिट. इंस्टॉलेशन इंप्रूव कर रहे हो देन आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि अगर इंस्टॉलेशन इंप्रूव होता है तो मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूव करने में फायदा है, वरना तो मैन्युफैक्चरिंग भी 500 ही करेंगे ना बच्चा. सो अगर मेरा इंस्टॉलेशन इज can be increased, installation can be increased to 50 additional units, then in that case क्या वो करना चाहिए कि नहीं? if it involves total additional expenditure of 40,000. so देखो अभी क्या होगा? increase additional 50 units per unit. how much is the contribution per camera जो मैं कमा रहा हूं? पर कैमरा में कितना कंट्रीब्यूशन वो कमा रहा हूं? इट इज 1500. सो 50 इंटू 1500, सो कितना वो हो जाएगा? 1500 वर्क्स आउट टू ₹75,000. समझो, इसमें से एडिशनल देखो, एडिशनल एक्सपेंडिचर है इसलिए मैं ले रहा हूं. वही जनरल फिक्स कॉस्ट होता है तो मैं नहीं लेता. एडिशनल है मतलब रेलेवेंट है. कितना है वो? 40,000. सो भाई 50 इंक्रीज करने के लिए 50 इंक्रीज करके 75,000 का रेवेन्यू, 40,000 का एडिशनल एक्सपेंडिचर. सो इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट इज ₹35,000.
Are you clear, everybody? So we will go ahead with this production. समझेगा बाबू मोशाय? क्लियर है? एंड लास्ट पार्ट पे आते हैं. Engineers have identified ways to improve manufacturing techniques that would increase production by 150 camera units. क्या बात है? So manufacturing increase हो जाएगा मेरा by more 750 units. This would involve a cost of ₹100 per unit due to necessary changes to be made in direct materials. ठीक है? Advise ZPS whether they should implement the new technique. देखो ये थर्ड पॉइंट के लिए ना उन्होंने बोला था प्लीज ट्रीट एवरी पॉइंट इंडिविजुअली. देखो अब यहां पे अपने को पता है कि मेरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग स्कोप है 750 का, बट 500 यूनिट्स ही मैं प्रोड्यूस कर 500 यूनिट्स ही मैं इंस्टॉल कर सकता हूं. अब मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और इंप्रूव कर रहा हूं बाय 150 यूनिट्स तो क्या फायदा मेरे को, आप बताओ? क्या उससे कोई यूज है क्या? द आंसर इज नो. उससे कोई भी यूज नहीं है. बिकॉज मैं भले ही वो 750 से 900, 900 से 9000 भी कर लूं मैन्युफैक्चरिंग, बट अगर मेरा उसका साथ में मैं उसको अगर इंस्टॉल ही नहीं कर पाऊंगा तो क्या फायदा? सो शुड आई गो अहेड विद दिस प्लान? द आंसर इज नो. इररिस्पेक्टिव कोई भी इसमें कॉस्ट बेनिफिट हो नहीं हो, बिकॉज मेरा इंस्टॉलेशन विल बी स्टॉप्ड एट 500 एंड देयरफॉर प्रोडक्शन शुड ऑल्सो बी 500 ओनली. समझो? सो विद दिस वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज वेल. चलो इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं. ओके, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉटलनेक. सो यहां पे अपन ने देखा इंस्टॉलेशन बॉटलनेक है 500 कैमराज के हिसाब से अगर आप देखो तो. So therefore number of units manufactured is limited to 500 camera units. यहाँ पे वो लोग ने बोला improving capacity of installation अगर अपन ने किया ये working कर लिया था 35,000 अपना भी benefit आ गया था. fairly simple. Overall we will say यहाँ पे it is detrimental to ZPS since it does not earn any contribution by holding inventory, therefore should not go ahead with the proposal. Because क्या होगा आपका खाली overall inventory holding बढ़ेगा, उसके अलावा आपको और कोई benefit नहीं होने वाला है. समझ गए? So with this we complete this question as well. So as suggested ये अपना पूरा complete हो चुका है जो मैंने आपको starting में बोला था. So I hope you have enjoyed the lectures. If yes, I'm sure you are liking the lecture. कमेंट करते रहो, जितना आप कमेंट करोगे उतना मेरे को समझ में आएगा कि आप कितना कनेक्टेड हो मेरे साथ. एंड काफी स्टूडेंट्स ने रिवीजन और वो सब बोला है. सो सी व्हाट आई थॉट कि पहले आरटीपी करवा दूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ नई नई चीजें हैं और आरटीपी के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट के रिवीजन भी हो रहे हैं, जैसे जस्ट इन टाइम हो गया, सीआरएम हो गया, बॉटल नेक वाला कॉन्सेप्ट हो गया, पीओसी का, थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट का. सो दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल. Okay guys, it was great connecting to you. Stay connected through YouTube. Telegram है, मेरा Telegram चैनल का भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा. Instagram है, a lot of social media connect is what we have in today's scenario. Okay, hasta la vista guys. Keep smiling, stay happy. कुछ भी चीज हो और you can always write it in your comments. We'll always happy to have a look at them. Take care. Enjoy.